अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। देखिए स्टूडेंट्स, हम इस ग्लाइकोलाइसिस को मैं जो है एक बेसिक अलिफ बे से शुरू करके, बहुत बेसिक से शुरू करके आप लोग को एडवांस तक सारी चीजें इस डायग्राम के जरिए आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं सारी चीजें एक सेकंड में जो है करवा दूंगा। और इसी के साथ साथ मैं इसके साथ जो एमसीक्यूज आए पिछले सालों में, जो क्यूआईक्यूज जिसको हम कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो वैसे एमसीक्यूज किस तरह थे, ये चीजें भी यहाँ पर समझाऊंगा। और इसी लेवल पे कैसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वो इस मैं तमाम चीजें मैं कवर करवा दूंगा। इस हवाले से आप कोई परेशान हो, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ ग्लाइकोलाइसिस से। देखिए स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस लफ्ज हमें बता रहा है कि देखिए ग्लाइको ग्लाइको का मतलब क्या है, ग्लूकोज। और लाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेकडाउन। यानी एक ऐसा प्रोसेस हमारे सेल के अंदर कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाए, यानी मैंने एक रोटी खाया, रोटी के अंदर क्या है, ग्लूकोज है ना, तो हमारे बॉडी में गई, सेल के अंदर गई। अब सेल में क्या है, सेल ने क्या करना है, सेल ने एंजाइम के जरिए इसको क्या करना है, तोड़ देना है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमारे सेल के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। बड़ी आसान सी चीज है, मुझे तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज लगती ही नहीं। ये हमारे पास क्या होगी, मैंने क्या लिखा है, मैंने मैंने यहाँ पर लिखूंगा फिर से आपके लिए। मैं कहता हूँ क्या है मेरे पास, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को हम क्या कहेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। मैंने सिंपल सी बात आपके सामने कर दिया, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस के वजह से एक और बात याद रखना कि ग्लाइकोलाइसिस का मकसद ही कि ग्लूकोज को तोड़कर एक और मॉलिक्यूल बनाना है, उसका नाम है पायरुवेट। और पायरुवेट क्या चीज है, इसको मैं आगे बताऊंगा। एक एसिडिक चीज है जिसके अंदर 3 कार्बन है, बस, बाकी ऐसी कोई खास चीज नहीं है। ये पायरुवेट बनाना है बस। अब पायरुवेट क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी बताऊंगा। अब मेरे पास एग्जांपल है, मेरे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक रोटी का टुकड़ा है, ठीक है। अब मैंने इस रोटी को खाया, ठीक है। ये मेरा सेल है, ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये सेल के ऊपर आएगा, यहाँ पर सेल के ऊपर क्या है, रिसेप्टर्स है। सेल के ऊपर क्या है, रिसेप्टर्स है। सेल के ऊपर क्या है, ग्लूटाफोर रिसेप्टर्स है। कौन से रिसेप्टर्स है ग्लूकोज के लिए, ग्लूटाफोर रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इसको जो है जांचेंगे कि कौन आया है, मिसाल एक सिक्योरिटी की तरह। ये कहेगा कि मैं ग्लूकोज आया हूँ, कहता है आ जाओ। फिर जब ये अंदर आएगा, अंदर जब आएगा, तो यहाँ पर इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, मैंने क्या कहा, यानी ये कहां पर स्टार्ट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल के अंदर। यानी साइटोप्लाज्म में 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा हमारे पास ये वाला जो न्यूक्लियस के करीब हिस्सा है, उसको हम साइटोसोल कहेंगे। जो न्यूक्लियस से दूर वाला है, जो मेम्ब्रेन की तरफ है, वो साइटोजल है। ये जो होगा, ये न्यूक्लियस के जो नजदीक वाला है, जो फ्लूइड है, उसको हम साइटोसोल कहेंगे। साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स है, मैंने लेक्चर में पढ़ाया है साइटोप्लाज्म में कंप्लीटली, वो आप देख सकते हैं। तो साइटोसोल के अंदर ये होगा, साइटोसोल। ये मेरे पास क्या है, साइटोसोल। साइटोसोल साइटोप्लाज्म ही है, ठीक है। अब इस तरह समझ ले, इसके अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये ऐसे इंटर हो गया। अब क्या होगा, इस हवाले से एक और बात याद रखना। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, जो यहाँ से पायरुवेट हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। पायरुवेट बना, बस आप सोच लो, बस बन गया। अब पायरुवेट जो है वो हमारे अंदर भी बनेगा, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म भी बनेगा। अब सवाल ये है सर कि आपने क्यों ये बात कही, हमारे अंदर भी क्यों बनेगा, और पायरुवेट्स का जो बैक्टीरिया के अंदर क्यों बन रहा है। वो तो हमारे पास एनारोबिक है, वो तो यूनिसेलुलर है, हम मल्टीसेलुलर है। हमारे पास तो ऑर्गेनेलिस है। सवाल जिसका जवाब ये है, देखो पायरुवेट ये जो पहला स्टेप है, ये सिर्फ पहला वाला स्टेप, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये स्टेप हमारे अंदर भी होता है और एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। यानी सब में ग्लूकोज जब टूटेगा, वो सबसे पहले पायरुवेट बनाएगा। अब पायरुवेट के बाद डिसाइड होगा, अगर ऑक्सीजन था तो एक स्टेप होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं था तो दूसरी तरफ चला जाएगा। यानी पायरुवेट मेरे पास, ये जो पायरुवेट वाला पायरुवेट का बनना है, मैंने क्या कहा, ये जो पायरुवेट का बनना है, पायरुवेट में यहाँ पर लिखूंगा, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, जो पायरुवेट फॉर्मेशन है, मैं कहता हूँ ये बोथ एनिमल्स एंड बैक्टीरिया के अंदर होगा। बोथ एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में यहां पर लिख रहा हूं, ठीक। हमारे और बैक्टीरिया दोनों के अंदर होगा। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे पास क्या है, नॉट नीड ऑक्सीजन, नॉट नीड ऑक्सीजन। इसके लिए किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो इससे पता लगता है कि पहले हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे वो एनोरोबिक थे। हमारे पिछला लेक्चर इसी चीज पर, एरोबिक और एनोरोबिक पर। एनोरोबिक मैंने बताया था कि जिसको ऑक्सीजन की जरूरत न हो। तो इससे पता चलता है कि पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए यानी पहले लाइफ क्या थी, एनोरोबिक थी। फिर एनोरोबिक ने आगे तरक्की करके फिर क्या बनाया, एरोबिक बनाया। अभी क्या थी, उस वक्त एरोबिक थी। पहले जब लाइफ आई जमीन पर, वो क्या थी, एनोरोबिक थी। फिर एनोरोबिक ने क्या किया, तरक्की करके क्या बनाया, मुझे बता दो आप फिर से, उसने क्या बनाया,
फिर एरोबिक की तरफ आ गए। ये एनरोबिक स्टेप है। ये अगर आपसे पूछा जाए विच स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन डज नॉट नीड एनी ऑक्सीजन, आपने बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस है। अब आगे एक और बात याद रखना, इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। अब और एक बात आ गई, इसको ईएमपी पाथवे इसलिए कहते हैं कि इसके 3 साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे? हमारे पास जो पहला साइंटिस्ट है, ई का मतलब क्या है कि ईएमपी, यानी मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ईएमपी पाथवे, मैं यहाँ पर लिखूंगा ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे याद रखना स्टूडेंट, इसकी डिस्कवरी 3 साइंटिस्ट ने की थी, मायरोप, और 3 साइंटिस्ट मेरे साथ थे। यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा देखिए इम्बडन, मायरोप एंड पेरनास। ये 3 नाम जो है इतनी जरूरी नहीं है, बहरहाल फिर भी आप ईएमपी के नाम से याद रखें, ठीक है। मैं फिर भी आपके जो है उसके लिए लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर इम्बडन, मेरे पास क्या है, इम्बडन है, इम्बडन साहब है, और मायरोप है, मायरोप, और तीसरा हमारे पास क्या है, कि हमारे पास क्या है, पेरनास। पेरनास एक साइंटिस्ट था। ये तीनों साइंटिस्ट थे जिसने क्या किया, इसकी डिस्कवरी करवाई। अब बेसिक सी बात, अब याद रखना, ये तो ठीक है, कोई जरूरी बात नहीं, बस ईएमपी के नाम से याद रखो। इसका इंस्क्यूज होता है, इसका नाम कभी इंस्क्यूज नहीं आया नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एमपी बात हम इसको कह देते हैं। अच्छा, आगे इसमें बात याद रखना, ये जो ग्लाइकोलाइसिस के 2 स्टेप्स है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, या मैंने एक छोटा सा फॉस्फेट इसके अंदर डाल दिया, ग्लूकोज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। ये जो पहले 2 स्टेप्स है, ये हमारे पास स्पर्म के अंदर नहीं होते। यानी मैंने क्या कहा, हमारा जो स्पर्म है ना, स्पर्म हमारे पास फ्रक्टोज का इस्तेमाल करेगा, यानी वो हमारे पास ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए यानी मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जो मेरे पास पहले 2 स्टेप है, वो यानी स्पर्म में जो ग्लाइकोलाइसिस होगा वो फ्रक्टोज से शुरू करेगा, उसमें ग्लूकोज नहीं होता है। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पर जो है एक्सक्यूज यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं कहता हूँ क्या है, स्पर्म के अंदर क्या है, मैं कहता हूँ फर्स्ट, मैं क्या कहता हूँ, यूजेस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। अब मैंने क्या कहा, यानी इसके अंदर जो पहले 2 स्टेप है, यानी इसका मैंने क्या कहा, मैंने कहा नो ग्लूकोज, यानी नो ग्लूकोज यूजेज, यानी वो ग्लूकोज को इस्तेमाल ही नहीं करता है। तो ग्लूकोज के स्टेप्स कहां से आएंगे, कॉमन सी बात है, जब उसका ग्लूकोज के साथ काम ही नहीं, तो इसलिए वो स्पर्म का जो, स्पर्म के लिए पहला जो स्टेप है वो ये वाला स्टेप है। बाकी सब चीजों के लिए, बाकी सब जो भी सब्सटेंसेस को जरूरत है वो यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन स्पर्म के लिए यहाँ से शुरू होगा, उसका पहला स्टेप ये वाला है। एक और बात याद रखना, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक, ये 10 स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पर लिख लो, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ 10 स्टेप्स रिएक्शन है, 10 स्टेप्स रिएक्शन है, 10 स्टेप्स, यानी इसके अंदर क्या है, 10 स्टेप हमारे पास। ये बात एक और होगी। अब आगे याद रखना, एक और बात, एक और पॉइंट यहाँ पर लिख लो कि यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर इस ग्लाइकोलाइसिस को कौन रोकेगा, और ग्लाइकोलाइसिस का किसके साथ रिलेशन है, किसके साथ रिलेशन नहीं है। देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, सिट्रेट एमसीक्यू में आता है कि सिट्रेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो ग्लाइकोलाइसिस को रोकेगा। बस आप कॉमन सी बात इसको वैसे भी आप याद रखें कि सिट्रेट मेरे पास, अगर अभी मैं डीप में चला जाऊं तो लेक्चर जो या क्या रह जाएगा। आप वैसे इस चीज आपकी नॉलेज के लिए मैं लिखवा रहा हूँ, बहुत जरूरी भी है, एक्सक्यूज में आया है इसलिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इनहिबिटेड बाय सिट्रेट, ग्लाइकोलाइसिस को रोकता कौन है, सिट्रेट रोकता है। अब सिट्रेट आगे अगले स्टेप से फिर आएगा, हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है, इनहिबिटेड बाय सिट्रेट। अच्छा, इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक बार याद रखो और याद रखना, यहाँ पर हम एनएडीएच की जिक्र करेंगे, हम एटीपी की जिक्र करेंगे, हम वाटर की बात करेंगे, ठीक है, एटीपी की बात मैं करूंगा, एंजाइम्स की बात मैं करूंगा, लेकिन एपीडीएच का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। याद रखना, यहाँ पर लिख लो, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ आपसे मुश्किल पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोई एंजाइम है नो रिलेशन विद ग्लाइकोलाइसिस। आपने कहना है कि ग्लाइकोलाइसिस के साथ जो है इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई एपीडीएच आपको नजर नहीं आएगा। ये तो ये जो स्टेप्स, ये तो 2 मिनट का काम है, ये तो कुछ है ही नहीं। असल चीज ये है, मैं जो लिखवा रहा हूँ यहाँ पर देख लो, ये मैं कहता हूँ क्या है, नो रिलेशन विद एपीडीएच, नो रिलेशन विद एपीडीएच, यहाँ पर लिख लो, ये आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, नो रिलेशन विद एपीडीएच 2। जो अगले स्टेप में इसका रिलेशन है, यहाँ पर इसका कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। ये चीज आपको पता हो तो फिर तो बात ही मजे वाली बात है। चलो शुरू करते हैं। ग्लूकोज को देख लो, पहले स्टेप मैंने ग्लूकोज का है। अब ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज अपने साथ एक फॉस्फेट को मिलाएगा। किस तरह मिलाएगा, यहाँ पर एक एंजाइम मेरे पास हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, यहाँ पर ग्लूकोज क्या करेगा, एक एटीपी को इस्तेमाल करेगा। किस चीज को इस्तेमाल करेगा, यहाँ पर एक एटीपी के जरिए एक एटीपी इस्तेमाल करेगा। एटीपी से क्या लेगा, अपना फॉस्फेट, और एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपना एक फॉस्फेट जो है वो यहाँ पर क्या देगा, एक फॉस्फेट क्या देगा, एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे देगा। अब यहाँ पर एक एटीपी इस्तेमाल हो, याद रखना, ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब ये है कि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है ना मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कार्बन हो गए। मतलब ये है कि ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6 पर फॉस्फेट आ गया, बस यहाँ पर क्या आ गया, फॉस्फेट आ गया। क्या आ गया, फॉस्फेट।
अब यहाँ पर फॉस्फेट आ गया, बाकी वही ग्लूकोज रह गया। ठीक है, अब यहाँ से ग्लूकोज से फॉस्फेट बना, किस एंजाइम की आपसे एक्सक्यूज पूछा जा सकता है कि द एडिशन ऑफ फॉस्फेट बाय व्हिच एंजाइम, बस डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने बताना है क्या बताना है, आपने बताना है कि एक्सोकाइनेज एंजाइम, बस लग गया एक्सक्यूज ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब ग्लूकोज से फॉस्फेट से फिर क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा ग्लूकोज फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब आ गया मेन क्वेश्चन कि सर ग्लूकोज से कैसे फ्रक्टोज डायरेक्ट बन गया। याद रखना ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है एक दूसरे के आइसोमर्स है। ग्लूकोज में जो ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक है, फ्रक्टोज में जो ग्रुप है वो कीटोनिक है। अब ये क्या आपने सर बोल दिया, आपने इसका जो है लेक्चर पिछला आप देख ले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पहले लेक्चर्स में, ये आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज मैंने बेहतरीन अंदाज समझाया। ग्लूकोज फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ग्लूकोज के अंदर जो ग्रुप है, ग्लूकोज के अंदर जो ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ये कीटोनिक ग्रुप क्या है, ये कीटोनिक किस तरह है मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ये ग्रुप है, यानी यहाँ पर ये देख ले। अब ये आसान सा बात, यहाँ पर भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों तरफ क्या है कार्बन है, वहां पर दोनों तरफ क्या है, एक तरफ ऑक्सीजन है एक तरफ हाइड्रोजन है। यानी यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी है, लेकिन एक साइड में हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आर आ गया, कार्बन ग्रुप आ गया, इसलिए इन दोनों में ये डिफरेंस आ गया। ये बात इसीलिए ग्लूकोज से फॉस्फेट से फ्रक्टोज से फॉस्फेट बना, लेकिन ये खुद खुद नहीं बनता है आसमान से आ गया, बल्कि बल्कि होता क्या है, एक एंजाइम है फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। कौन सा एंजाइम मेरे पास, फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। आइसोमेरेज लफ्ज हमें बता रहा है आइसोमर, यानी आइसोमर बनाने वाला एंजाइम, जो उसको फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज कहेंगे, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। 6 फॉस्फेट का मतलब मैंने समझा दिया कि कार्बन नंबर 6 पर क्या है, फॉस्फेट है। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अभी मैं क्या बताने वाला हूँ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। अब यहाँ पर फिर से एक एटीपी की हम जो है जान कुर्बान कर देंगे। मैंने क्या कहा, यहाँ से क्या होगा, फिर से एक एटीपी मेरे पास इस्तेमाल होगा। यहाँ पर एक एटीपी था, अब एटीपी क्या करेगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ पर ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, अब ये क्या करेगा, पहले क्या था, पहले मेरे पास 6 कार्बन थे, अब यहाँ तक 6 फॉस्फेट बना। 6 फॉस्फेट का मतलब कार्बन नंबर 6 बनता है, यहाँ पर 1,6 डाइफॉस्फेट बना। 1,6 का मतलब ये है कि पहले कार्बन पर भी अभी फॉस्फेट आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, फॉस्फेट पहले कार्बन पर भी आ गया, कार्बन नंबर 1 पर। कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 6 है, तो 1,6 डाइफॉस्फेट आ गए। डाई का मतलब 2 फॉस्फेट, और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पर आ गए, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 1,6 डाइफॉस्फेट बना, क्योंकि दूसरा एटीपी ने अपना एक और फॉस्फेट क्या दिया, डोनेट कर दिया। अब यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अब आने वाला है बेहतरीन सिस्टम एमसीक्यूज कि व्हिच एंजाइम विल। अच्छा, इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ग्लूकोज ने डायरेक्ट क्यों 3 कार्बन वाले कंपाउंड नहीं बनाए। ये ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज, इसने डायरेक्ट क्यों 3 कार्बन वाले शुगर नहीं बनाए, कि इसने पहले क्या किया, इसने हमारे साथ एक चाल चला, अभी मैं बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो मेरे साथ लेक्चर में, अभी मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो किसी को पता नहीं है, एक्सक्यूज भी है अभी, देख लो मैं भी बता रहा हूँ। ग्लूकोज ने डायरेक्ट क्या क्यों 3 कार्बन वाले शुगर नहीं बनाए, जवाब इसका यह है कि ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली 3 कार्बन वाले शुगर नहीं बना सकते, तो वो टूट जाए और 3 कार्बन वाले शुगर बना ले, नहीं, वो सबसे पहले फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ, उसने मेरे साथ एक चाल चला, फिर फ्रक्टोज को कहा कि अब तुम टूट जाओ। अब वो फ्रक्टोज टूटा, उसने 3 कार्बन वाली, ये 3 कार्बन का शुगर है डाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये भी 3 कार्बन का शुगर है ग्लाइसिलएल्डिहाइड फॉस्फेट। ठीक है, अब 3 कार्बन वाले शुगर बने, लेकिन एक और एक्सक्यूज है कि कैसे टूटा, क्या फ्रक्टोज खुद टूटा, क्या यहाँ पर अगर मैं ग्लूकोज लाता इस एल्डोलेज एंजाइम को जगह में, क्या ये कर सकता था, नहीं हो सकता है। इसीलिए तो फ्रक्टोज अगर आ जाए, फिर एल्डोलेज एंजाइम जो है, एल्डोलेज वो एंजाइम है जो इस फ्रक्टोज को 3 कार्बन वाली शुगर में तोड़ देगा। ये मिसक्यूज हो गया। अब क्या बना, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना, ये भी एक शुगर है, केटोन वाला शुगर है, इसके अंदर केटोन वाला ग्रुप है। और ये जो है ग्लाइसिलएल्डिहाइड फॉस्फेट, ये जब हमारे पास ये भी शुगर है 3 कार्बन वाला, लेकिन एल्डिहाइडिक शुगर है, जिसके साथ हाइड्रोजन और कार्बन में, इसको एल्डिहाइडिक। जहां पर क्या देखा, जहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन देखा एल्डिहाइडिक, जहां पर कार्बन के साथ क्या देखा, कार्बन देखा, आर ग्रुप देखा, कार्बन बस लगा लो टिक के, क्या मेरे पास, हमारे पास कीटोनिक है। ये तो हो गई, ये तो हो गई ये चीजें। अब मैं आगे क्या मैं आगे यहाँ पर यहाँ ये बना। अब ये जो गैसोल्डिहाइड फॉस्फेट, याद रखना एक और चीज आपको बता दो, ये हमारे पास 2 इन नंबर है, यानी जो गैसोल्डिहाइड फॉस्फेट आ रहा है ये रिएक्शन, ये हमारे पास क्या है, 2-2 है, जोड़े जोड़े है, यानी यहाँ पर कितने, मैंने कहा ये 2 ग्लाइसिलएल्डिहाइड फॉस्फेट है। रिएक्शन हम बात करते हैं 2-2 की बात करते हैं, यहाँ पर यानी 2 हमारे पास क्या है, ग्लाइसिलएल्डिहाइड फॉस्फेट है। अब यहाँ पर फिर से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कुर्बानी आ जाएगी। यहाँ से एक और एमसीक्यू पूछा जाएगा, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, हम क्या एटीपी यहाँ पर नहीं दे रहे, बिल्कुल दे रहे, तो यहाँ पर हम एटीपी दे रहे हैं, उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, यहाँ से लेकर इस ये जो 4 स्टेप है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा स्टेप है, यहाँ पर मैं फिर से लिखवा रहा हूँ, ये स्टेप हमारे पास कौन से प्रिपरेटरी है, यहाँ पर
एटीपी खर्च कर रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम कहते हैं किसी को कि मैंने कार्बन में क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है, पैसे लगा लिए, अब मुझे कमाई अभी आगे मिलने वाली है, अभी देखना सर। यहाँ पर क्या हुआ, प्रिपरेटरी पेज है, यानी क्या हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट पेज है, इन्वेस्टमेंट पेज है, क्या हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट पेज है। यहाँ तक ये हो गई। अब इसके बाद जो पेज शुरू होने वाली है वो हमारे पास ऑक्सीडेटिव या पे अप पेज या एनर्जी यील्डिंग पेज। मतलब क्या है इसका, इन सब चीजों को मिलाकर मेरे को कि वो पेज जो हमें अभी यहाँ से इस चौथे स्टेप से खत्म होने के बाद पांचवें स्टेप पर, पहला स्टेप है पांचवा, जहां पर हमें एटीपी मिलना शुरू हो जाएगा। ये पांचवा स्टेप से फिर आखिर 10वें स्टेप तक हमारे पास एटीपी हमें मिलता है। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं कहता हूँ क्या हमारे पास यहाँ पर मैं लिखूंगा दूसरा जो अभी यहाँ से पांचवें से जब शुरू होगा, यहाँ से ग्लाइसिल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट से खत्म होने के बाद यहाँ से इस स्टेप के शुरू होने पर, पांचवें स्टेप के शुरू होने पर, क्या इस स्टेप को फिर हम क्या कहेंगे 10वें तक, इसको हम कहेंगे एनर्जी यील्डिंग पेज। यील्डिंग का मतलब पैदावार, यानी जो हमें एनर्जी दे दे, हमें एटीपी दे दे, तैयार करके दे दे, एनएडीएच हमें दे दे, एनर्जी हमें दे दे, सिंपल सी बात है। एनर्जी यील्डिंग पेज, या आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको पीएफ कह सकते हैं। एमसीक्यूज में आपको कोई भी आपको इसमें से नाम दे देता है, अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहां से आ गए। अभी से मैं नाम लिखवा रहा हूं, आपका टिप्स बनवाना चाहिए नाम, यील्डिंग पेज, पे अप पेज, या एक और बात याद रखना, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव पेज में लिख रहा हूं, ऑक्सीडेटिव पेज, ऑक्सीडेटिव पेज में यहां पर लिख रहा हूं। ऑक्सीडेटिव पेज भी इसका कहेंगे, तीन नाम, ऑक्सीडेटिव, पे अप और यील्डिंग पेज, ये तीन पेज अब शुरू होने वाले हैं। अब इसमें मिसक्यूज आता है कि वो कौन सा स्टेप है जिसमें एनर्जी सबसे पहले जो बनना शुरू हो जाती है, वो ये स्टेप है जब हमारे पास एक शुगर, हमारे पास मैंने बताया था ये स्टेप कौन सा स्टेप है, ये रिवर्स टू डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन में मैंने क्या बताया था, मैंने कहा वो कौन सा स्टेप था जहां पर एसिड शुगर में बदल रहा था। क्या मैंने कहा एसिड शुगर में बदल रहा है तो रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, शुगर है ग्लाइसिल फॉस्फेट किस में बदल रहा है, एसिड है ना, बिस फॉस्फोग्लाइसिड क्या है, एसिड है ना, तो शुगर से एसिड में बदलना डार्क रिएक्शन के अपोजिट है। यहाँ पर मैं ये कहूंगा, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कुर्बानी हमने दी, तो दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनके साथ किस तरह अभी यहाँ पर एड हुए, कैसे एड हुए वो तो बता दे सर। यहाँ पर देख लो, ये 3 कार्बन का है, समझ आपको बात समझ आ गई, ये 3 कार्बन का है ना, यहाँ पर मैं आपके सामने 3 कार्बन लिख रहा हूँ, यहाँ तक बात समझ आ। अब यहाँ पर क्या हुआ, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मैंने एड कर दिया, यानी क्या होगा अभी यहाँ, यानी दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक कार्बन नंबर 1 पे आएगा, दूसरा हमारे पास कहां पर आएगा, कार्बन नंबर 3 पे आएगा। तो 1 3, कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 3 ये है, तो 1 3 बाई, यानी बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, दो फॉस्फेट आए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पर। ये जो 2 मल्टीप्लाई लिखा है, मतलब यानी दो दाने इस तरह, दो दाने इस तरह, ये नहीं एक ये है, एक दूसरा भी इस तरह, दो दाने चल रहे हैं। इस रिएक्शन में 2 बार ये रिएक्शन होता है, इसीलिए यहाँ पर ये अभी दो ऑर्गेनिक फॉस्फेट एड हुए। अब आगे क्या होगा, ये जो दो हमारे पास दो निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है मेरे पास, अब ये क्या है, इसने क्या करना है, यहां से इसकी डीहाइड्रोजनेशन हो जाती है, ग्लाइसिल फॉस्फेट अपने हाइड्रोजन जो है लूज कर देता है। यहाँ पर एनएडीएच जो है ऐसे बैठा होता है, ऐसे देख रहा होता है कि कब मेरे पास हाइड्रोजन आएगा और मैं इसको क्या करूंगा, पकड़ के ले जाऊंगा। जब ये हाइड्रोजन अपना रिलीज करता है, यहां से क्या हो जाता है, एनएडी जो प्लस था वो एनएडीएच बन जाता है, यानी क्या हो जाता है, रिडक्शन ऑफ एनएडीएच हमारे पास क्या बनाता है, और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइसिल फॉस्फेट और रिडक्शन ऑफ एनएडीएच, ये क्या बनाते हैं हमारे पास एटीपी फॉर्मेशन कहेंगे। आपको एमसीक्यूज में इसी तरह अगर नहीं आया तो फिर जो भी कहना है, या फिर एमसीक्यूज ये है, मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं रिडक्शन ऑफ एनएडीएच, रिडक्शन ऑफ एनएडीएच, एनएडी, रिडक्शन ऑफ एनएडी हुआ किस तरह हुआ, किसने क्या बनाया, एनएडीएच बनाया, एनएडीएच बनाया है ना, एनएडीएच बनाया, यानी रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन को अपने पास ग्रुप में ले लेना, ये रिडक्शन है ना, यही एनएडीएच हमें 3 एटीपी देगा, यही एनएडीएच टूट के 3 एटीपी हमें देगा। तो यहाँ पर यही बात हुई, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइसिल ट्रिफॉस्फेट हुआ। एमसीक्यूज है कि एटीपी कैसे बनेगा, आपसे ये बना तो हो ठीक है, कि किस स्टेप पर बनेगा, पहली बात तो ये आपसे पूछेंगे कि किस स्टेप पर बनेगा, आपने बताना है। यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ, फिर से आपके लिए लिख रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि 5th स्टेप है, कि 5th स्टेप वो स्टेप है मेरे पास जिस पे एटीपी बनेगा, ठीक है, ये इस एनएडीएच के जरिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, दो एनएडीएच हमें मिल गए, दो एनएडीएच का मतलब 6 एटीपी, एक एनएडीएच 3 एटीपी बनाएगा। अब यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से हम ये 1 3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट एसिड बना, शुगर से एसिड बना। अब यहाँ पर ये जो 1 3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट है, ये आप आगे जाकर क्या करेगा, 2 एटीपी बनाएगा। किस तरह बनाएगा, इसका जो कार्बन नंबर यहाँ पर देख लो, कार्बन 2 दाने थे मेरे पास, यहाँ पर कितने, 2 दाने है ना, 2 इस तरह 3 कार्बन वाले शुगर थे,
इनके कार्बन नंबर 1 पे जो दो फॉस्फेट थे, यानी एक फॉस्फेट था, दो दाने, तो हर एक के कार्बन नंबर 1 पे एक एक फॉस्फेट, तो दो फॉस्फेट हुए ना। तो इनने क्या किया, इन दोनों हर एक ने अपने जो पहले कार्बन वाला फॉस्फेट है उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ पर जो दो एडीपी थे, एडेनिन डाइफॉस्फेट, इस साइटोप्लाज्म के अंदर, उन्होंने क्या किया, इस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिले, तो दो एटीपी हमारे साथ मिल बन गए। ठीक है, दो एटीपी फॉर्मेशन यहाँ पर हो गए। अब आगे क्या होगा, पहले हम क्या कहते थे, 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट, यहाँ पर हम कहेंगे सिर्फ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, क्योंकि जो कार्बन नंबर 1 हमारा फॉस्फेट है वो कहां पर चला गया, वो तो एटीपी फॉर्मेशन में यहाँ पर चला गया। अब 3 फॉस्फोग्लाइसरेट सिर्फ बच गया। अब आगे क्या होगा कि पहले जो कार्बन नंबर, अब यहाँ पर अगली स्टेप में आप देख ले, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट था ना, कार्बन नंबर 3 पर, यहाँ पर एक एंजाइम आएगा, म्यूटेज एंजाइम। म्यूटेज एंजाइम क्या करेगा, वो हमारे पास इस म्यूटेशन करेगा। म्यूटेशन का मतलब पहले कार्बन किस कार्बन नंबर 3 पर था, अब क्या करेगा, इसको कार्बन नंबर 2 पे ले जाएगा। कैसे ले जाएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके सामने। यानी पहले हमारे ये 3 कार्बन है, पहले कार्बन नंबर 3 पर था ना, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर आ गया। बस ये वही कार्बन है, वही शुगर है, और कार्बन नंबर 2 पर फॉस्फेट आ गया। पहले कार्बन नंबर 3 पर था, तो कार्बन नंबर 2 पर फॉस्फेट आया, तो टू फॉस्फोग्लाइसेट बना। इधर 3 फॉस्फो कार्बन नंबर 3 पर था, इधर 2 फॉस्फोग्लाइसेट, तो कार्बन नंबर 2 पर फॉस्फेट आया, बाकी कोई चीज नहीं आया, म्यूटेशन एंजाइम। अब आगे से क्या होगा, इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है कि विच स्टेप हमारे पास डिहाइड्रेशन होगा। आपने बताना है कि जब हमारे पास 2 फॉस्फोग्लाइसरेट एक एंजाइम एनोलेज एंजाइम की मदद से 2 फॉस्फो इनोल पायरुवेट बनाएगा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा। एमसीक्यू फिर से लिख लो, ये एमसीक्यू आएगा ही आएगा, तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। मैं आपको यही पर गारंटी दे रहा हूँ। एक स्टार लगा लो यहाँ पर, यहाँ पर एक स्टार लगा लो, और यहाँ पर इस स्टार लगा लो। ये आने वाले हैं, इस साल ये आने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है, H2O रिलीज हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 फॉस्फो इनोल पायरुवेट बना। अब ये इनोल पायरुवेट क्या करेगा, इसका इसके साथ जो कार्बन नंबर 2 पर जो फॉस्फेट अभी बच गया, ये वाला कार्बन नंबर 2 पर, अब ये अपने इस फॉस्फेट को भी क्या करेगा, इसको रिलीज डोनेट कर देगा, खैरात कर देगा। कहता है मुझे मैंने इसको भी रिलीज करना है, बस ले लो, जिसने भी लेना है वो ले ले मुझसे। ये क्या करता है, ये अपना फॉस्फेट भी दे देता है। अब क्या हुआ, जो फॉस्फो इनोल पायरुवेट था, वो क्या हुआ, वो सिर्फ पायरुवेट बन गया। जो फॉस्फेट था वो क्या हो गया, रिलीज कर दिया। उसने क्या किया, जिन दो दाने थे, तो हर एक ने अपना एक फॉस्फेट रिलीज किया, तो 2 फॉस्फेट हुए, तो 2 एटीपी बन गए। 2 एडेनिन डाइफॉस्फेट यहाँ पर मौजूद है साइटोप्लाज्म में, उन्होंने इस हर एक ने एक फॉस्फेट को कबूल किया, तो 2 एटीपी बने। तो यहाँ पर सिर्फ 2 पायरुवेट हमारे पास मिल गए। तो ये हमारे पास दूसरे स्टेप पे हमारे पास क्या हुआ, और पायरुवेट बन गया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज के क्लासेस के लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ बेहतरीन तरीके से आ चुका होगा। इससे बेहतरीन लेक्चर आपको मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। तो अगर आपका फिर भी लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, आप लिख ली, इसको मैं रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में ऑक्यूपेशन ऑफ पायरुविक एसिड के साथ। इसके साथ लिंक है, आपने जरूर उसको देख लेना है। थैंक्स।